हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी की, जो आपको सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पैडागोजी की क्लासेस हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है इंग्लिश पैडागोजी की और इसको मैं प्रस्तुत करूँगा। प्रवीण भारती पहली क्लास है। जितना भी सिलेबस है इंग्लिश पैडागोजी का 9 चैप्टर है, मैं उसको धीरे धीरे कवर करा दूंगा। आपको वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, लेकिन अभी आपको रिकॉर्डेड सेशन में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे। वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 30 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन इंग्लिश पैडागोजी के रहेंगे और 15 क्वेश्चन रहेंगे जैसे कि ग्रामर के हैं, पैसेज हैं, तो कंटेंट उसको बोल सकते हो आप। तो उसकी भी हम बात करेंगे जब मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊँगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश पैडागोजी की बात हो रही है, तो उसके 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसको हम कवर करेंगे। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वो जो 9 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं इंग्लिश पैडागोजी के। बहुत सब आप स्टूडेंट बोलते हैं सर इंग्लिश पैडागोजी जो है बहुत ज़्यादा कठिन लगती है पढ़ने में। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो पहली बार इंग्लिश पैडागोजी को पढ़ रहे हैं, पहले बीएड में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उसको शुरुआत से पढ़ लो। ओके, तो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमें पढ़ना होता है लर्निंग और एक्विजिशन का, जो हम आज सीखने वाले हैं। यही चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 8 चैप्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये चैप्टर हमें पढ़ना है, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखो, पैडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, कि बच्चे को पढ़ाने में, सिखाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ रही है, किस तरीके से उसको सिखाना है, उसकी सुनने की, बोलने की, सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसको शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। तो स्टार्टिंग का जो चैप्टर मैं आपको सिखाऊंगा वो लर्निंग और एक्विजिशन रहेगा। उसके बाद में बहुत सारे चैप्टर्स हम करेंगे, जैसे मैंने बोला 9 चैप्टर हैं। 4th चैप्टर रहेगा क्रिटिकल परसेप्टिव ऑफ द रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। तो पैडागोजी के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। देखो, अब जैसे इसमें 5th हमें दिया है जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। अब जब टीचर बच्चे को सिखाता है तो हर तरह के बच्चे आते हैं, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई जल्दी नहीं सीखता है। तो टीचर को उसी के अकॉर्डिंग उसको सिखाना होता है, मतलब उसको रेमेडियल टीचर बनना पड़ता है। उसको रेमेडी का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण, कि बच्चे को अगर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टीचर जो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देगा, या फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कि वो ब्लैक बोर्ड पे सिखा रहा है, चार्ट के थ्रू आपको सिखा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंग्लिश पैडागोजी के अंदर पढ़ते हैं। बात सबको समझ में आई। इसमें कुछ चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लैंग्वेज स्किल, छठा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे 9 चैप्टर हैं, तो लिमिटेड सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि इसके बाहर से कुछ पूछ लिया जाएगा। लिमिटेड सिलेबस है, 9 चैप्टर है, चाहो तो उसको 9 दिन में फिनिश कर सकते हो, लेकिन आप 15 डेज़ का टारगेट लो कि 15 डेज़ में इसको करना है, ठीक है। वैसे सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग और एक्विजिशन का, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये समझाना पड़ेगा लैंग्वेज। अब कहोगे सर लैंग्वेज तो हमें पता है कि लैंग्वेज भाषा होती है। अब जैसे कि आपने सिलेबस भी देखा है ना, इसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, कहीं इन्होंने खुद से लिखा है कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी लो, लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लो। नहीं, खाली इन्होंने लिखा है कि आपको 2 लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब आप कौन सी लैंग्वेज में पहली लैंग्वेज लो, L1, और L2 में शॉर्ट में बोल रहा हूँ, L1 मतलब पहली लैंग्वेज, L2 मतलब सेकंड लैंग्वेज। L1 आपको वो लैंग्वेज लेनी है जो आपको अच्छे से आती है, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश लेते हैं। तो L1 में अगर आपने हिंदी ली है, इसका मतलब कि ये है कि आपको हिंदी अच्छे से आती है। तो आप वो अच्छे से चूज़ करना, देखना कि जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है उसको आप L1 आप उसमें भरना, L1, और L2 में फिर दूसरी भाषा। अब भाषा से होता क्या है? कम्युनिकेशन। अब मैं आपको भाषा क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये जो इंग्लिश पैडागोजी, इंग्लिश भी क्या है? एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है।
हमें स्टार्टिंग से बताया गया है कि भाषा के द्वारा, जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ तो किसी भाषा के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, तो ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एक संचार का साधन है कि जिससे कोई अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना है, अपने एक्सप्रेस जो हमारे थॉट जो विचार है अपनी बात को दूसरे तक कहना है, तो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है। अब एक होती है भाषा, एक होती है डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब होती है बोली। भाषा और बोली में क्या डिफरेंस है? देखो, जो भाषा होती है उसकी एक स्क्रिप्ट होती है। जैसे हिंदी की क्या है? देवनागरी। तो हर भाषा की क्या होती है? एक स्क्रिप्ट होती है, एक लिपि होती है। उसको लिखना कैसा है होता है, उसके अंदर क्या साउंड है। जैसे इसमें नीचे लिखा गया है ना कि लैंग्वेज इज़ अ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ये तो हमें पता है कि संचार का साधन है, या हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन उसकी लिपि भी तो होगी ना। अभी मैं आपको बोली के बारे में बताऊंगा। तो जो भाषा होती है उसका साउंड, उसको कैसे बोलना है, उसको कैसे लिखना है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग। मतलब सेम टू सेम, मतलब हर भाषा को लिखने के लिए उसमें कुछ अलग अलग साउंड होता है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदी जैसे मराठी है तो उसके अलग अलग सिंबल्स भी तो होते हैं ना। तो भाषा की एक लिपि होती है और कम्युनिकेशन का साधन है। इतनी बात क्लियर हुई? मैंने बोला भाषा, डायलेक्ट्स तो बहुत सारी हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में आप ये पढ़ोगे, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली गई है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। डायलेक्ट जो होती है वो छोटे एरिया में होती है, उसकी कोई लिपि नहीं होती है। जैसे कि आप भोजपुरी कह सकते हो। इसके अलावा और भी जो छोटे क्षेत्र में बोली जा रही है बोलियाँ, बोलियाँ बहुत सारी, लेकिन भाषाएं क्या हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? वो 22 है। ठीक है, तो इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग और एक्विजिशन, लेकिन लर्निंग भी किसकी करेंगे? लैंग्वेज की। तो मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश की लर्निंग और इंग्लिश का एक्विजिशन। जो चैप्टर हमारा पहला चैप्टर है, 9 चैप्टर में से पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी शुरुआत एक बेस मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, 22 भाषाएं वो कौन कौन सी है पर देख लेते हैं। एक बार पढ़ लो, ज़रूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि याद करो, उसको हो जाएंगी याद। असामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब ये तो नहीं कि आप इसको रट लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पता होना चाहिए। जैसे कभी भी कोई भी डिस्कशन हो सकता है, कभी भी किसी के बीच में, आप फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन हो सकता है। आप कहीं बैठे हो, आपसे बड़े जो आपके साथी हैं या फिर आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं, तो डिस्कशन हो रहा है, तो अब इजीली आप भी अपना व्यू रख सकते हो, उनको बता सकते हो, उनको नहीं पता है तो। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें हिंदी है, बिल्कुल हिंदी है इसमें। बात क्लियर हो रही है? 22 भाषाओं में ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का भी तो रोल समझना पड़ेगा ना कि इंग्लिश का क्या रोल है। तो इंडिया में इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है और उसको हम एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं यहाँ पर इंग्लिश में। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो आपको सर्च करना है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि ऐसे कितने स्टेट हैं जिसमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ मैं, आप अगर खुद से ढूंढोगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बता दिया कि भाषा है क्या। भाषा कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है, अब भाषा भी क्या है? जैसे L1 L2 पढ़ रहे हो ना आपकी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है। अब देखो, जो पहली भाषा है, या उसको नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं या फिर उसको मातृभाषा बोलते हैं। अब पहली लैंग्वेज, जैसे सपोज करो कि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ पर हिंदी आपकी मातृभाषा है। ठीक है, तो फिर इंग्लिश आपके लिए क्या हो जाएगी? वो आपके लिए सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। जैसे मैंने बोला 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और जैसे आप मराठी है, आप ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ पर मराठी बोली जाती है, या फिर ओके, बात समझ में आ रही है ना?
जैसे मैंने बोला मणिपुरी है, मराठी है, तो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज ये भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी हो। लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पहली जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, जो आप सीखते हो, उसको मातृभाषा बोलते हैं, वो नेटिव लैंग्वेज होती है, वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। ठीक है, वो हिंदी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश, तो इंडिया में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज माना गया है। ठीक है, पहली लैंग्वेज जो आपकी मातृभाषा है, जो हमारी मातृभाषा जो नेटिव है। थर्ड, कोई फॉरेन लैंग्वेज जैसे चाइनीज़ है, या फिर कोई और लैंग्वेज किसी और देश की फॉरेन लैंग्वेज में आएंगी। लेकिन इस भाषाओं को सीखे कैसे? जो पहली लैंग्वेज है, जो हिंदी है, क्या आपको हिंदी सीखने की ज़रूरत पड़ी? वैसे तो हम उसको फॉर्मली तो सीखते हैं, लेकिन हिंदी हमें खुद से आ गई। हमारा जो इन्वायरमेंट है उससे हम सीख गए। जो हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, ब्रदर हैं, वो सब बोलते बोलते रहे, तो हम जब छोटे थे तो हमें वो चीज़ हम ईज़िली सीख सकते हैं। मतलब अगर हमें ऐसा माहौल मिले तो हम सीख सकते हैं। तो जो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जो हमारी मातृभाषा होती है, उसको हम अपने आप सीख लेते हैं, उसको हम अपने आप सीख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब किसी भी भाषा को कैसे सीखें? दो तरीके से मैं अभी जो आपको जिक्र कर रहा हूँ ना, कि हम खुद से सीख लेते हैं, खुद से सीख लेते हैं, वो क्या होता है? उसको अपना लेना। जो भी आपकी मातृभाषा है उसको आपने अपनाया है। अब जैसे कि 0 से 2 साल तक के जो बच्चा जो होता है, 2 साल तक जो होता है, वो सीखता रहता है। वो अब वो कैसे सीखता है? वो देखो, ऐसा तो नहीं है कि देखो हम उसके आसपास कुछ बोल रहे हैं, जैसे कि सपोज़ करो कि वो ऐसे क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो उसके आसपास हम कुछ भी बोलते हैं तो वो बोलने की कोशिश करता है, वो अपना भी लेता है, कुछ शब्दों को सीखता है, सुनता है, फिर बोलने लगता है। मतलब वो उसको अपना रहा है। तो क्या समझे कि जो पहली लैंग्वेज होती है किसी की भी, जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग होती है, उसको वो अपना लेते हैं। तो लैंग्वेज कैन बी एक्वायर इनटू 2 वेज, या तो वो उसको सीखेगा या उसको अपना लेगा। तो पहली लैंग्वेज को हम अपना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। कि हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमने कॉपी पेन लेके हमें कोई सिखा रहा है। जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल का होता है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको सिखा रहे हो, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। आप उसके आसपास जो बोलोगे ना, वो सीख जाएगा, वो सीख जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं उसको अधिग्रहण बोलते हैं। और लर्निंग को क्या बोलते हैं? अधिगम। तो उसी में डिफरेंस आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग क्या होता है। तो जो एक्विजिशन जो होता है हमारा, वो नेचुरली होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से हम उसको सीख जाते हैं। हमारे आसपास जो भी है वो हमें सिखा देते हैं, हम खुद से सीख लेते हैं। लेकिन लर्निंग क्या होता है? जिसमें हम ग्रामर सीखते हैं, वर्ड्स के बारे में, साउंड के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। ये बहुत रैपिड प्रोसेस होता है। जब हम किसी भी भाषा को अपनाते हैं, प्राकृतिक रूप से उसको अपना लेते हैं, तो बहुत रैपिड होता है। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो उस वर्ड का मीनिंग क्या है, लेकिन वो उसको बोलने लगते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे अपने आपके आसपास भी कोई छोटा बच्चा है, तो उसने कुछ सुन लिया, तो वो एकदम से उसको बोलने की कोशिश करता है। उसको आप सिखा रहे हो क्या? नहीं, वो खुद से सीख रहा है, उसी को एक्विजिशन बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है। तो यही तो डिफरेंस है। पहली चीज़ ये, जो एक्विजिशन होता है पहली भाषा का, मतलब कि जो हमारी L1 होती है, जो हमारी मातृभाषा, जो नेटिव लैंग्वेज है, वो बहुत जल्दी सीखी जाती है। द प्रोसेस इज़ रैपिड है। दूसरा, लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो सिस्टमेटिक तरीके से होता है, वो ग्रेजुअल होता है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा क्या होता है? स्लो होता है। एक शब्द याद रखो, ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये जो है एक्विजिशन, पहले आप देखो ये रैपिड है, और उस तरफ क्या है? वो रिलेटिवली स्लो। उसको ग्रेजुअल प्रोसेस बोलोगे। लर्निंग जो अधिगम है, लर्निंग को हिंदी में अधिगम बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चैप्टर का नाम क्या है? लर्निंग और एक्विजिशन। की अधिग्रहण करना और अधिगम, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो समझ में आ रहा है ना कि जो बच्चा है वो खुद से सीख गया। हमने उसको बोला ना कि भाई ये चीज़ सीखो, नहीं, वो खुद से सीख गया। वो क्या है? उसने एक्वायर कर लिया उस भाषा को, अपनी भाषा को। हिंदी सीखेगा अगर उसके आसपास हिंदी बोल रहे हैं। अगर आप ऐसे क्षेत्र में जाओगे जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो आपकी L1 क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। आप इंग्लिश में बोलना। बाहर जैसे विदेश में क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा माहौल मिलता है, उनके आसपास सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो उनकी L1 क्या है? उनकी मातृभाषा क्या है? उनकी क्या है? वो इंग्लिश है। आप किसी साउथ के क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ पर L1 अलग होगी, हिंदी नहीं होगी। वो उसको अपना लेते हैं। तो कोई भी बच्चा है, कोई भी
जो लर्नर है तो वो क्या होगा, वो अपनी मातृभाषा को अपना लेगा, उसी को एक्विजिशन बोलेंगे। सेकंड देखो, लैंग्वेज इज पिक्ड अप विद नो फॉर्मल अटेंशन टू लैंग्वेज स्टडी। और इधर क्या लिखा है, लैंग्वेज इज स्टडीड इन द लैंग्वेज क्लासरूम इन अ फॉर्मल मैनर। अब अगर एक्विजिशन में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि अब देखो बच्चा खेल रहा है, बच्चा लेटा हुआ है, टीवी देख रहा है, कुछ खिलौनों के साथ खेल रहा है बच्चा, तो वो फिर भी सीखता रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसको स्कूल जाने की ज़रूरत है या फिर उसको बता रहे हो कि भाई ये चैप्टर ऐसा है या फिर आज में आप ये सीखोगे, नहीं, वो खुद से सीख लेता है। तो कोई भी फॉर्मल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चा लेटे लेटे भी सीखता रहता है। कुछ खेल रहा है, उसके आसपास कुछ बोल रहे हो, तुरंत कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है, आसपास कोई उसके गुजरा, कुछ शब्द बोला तो उसने भी बोल दिया वो। तो वो क्या है कि उसमें फॉर्मल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उस समय वो सीखता रहता है, उसका लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। लर्निंग इन द सेंस कि वो एक्विजिशन उसका हो रहा है। लेकिन लर्निंग में क्या होता है कि अगर लर्निंग में अधिगम में क्या होता है कि स्कूल अगर जाओगे तो एक यूनिफॉर्म होगी, एक प्रॉपर क्लासरूम होगा, ठीक है, टाइम टेबल मैनेजमेंट होता है कि इस समय ये क्लास होगी, इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, तो वो क्या होता है, फॉर्मल मैनर में होता है। तो आप इस पर ध्यान रखो। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, पहला मैंने समझा दिया, प्रोसेस इज रैपिड, कौन सा एक्विजिशन का बहुत तेज़ होता है और लर्निंग का थोड़ा स्लो होता है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। सेकंड भी समझ में आ गया, लैंग्वेज इज पिक्ड अप विथ फॉर्मल अटेंशन होता नहीं है एक्विजिशन में और लर्निंग में होता है। तीसरा, अनकॉन्शियस प्रोसेस, और इधर क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस, इसको समझ लो, चेतन और अचेतन। अब देखो, अचेतन का मतलब होता है कि बच्चा सीख रहा है लेकिन उसको उसका मतलब नहीं पता कि मैं उसका मीनिंग क्या है, लेकिन वो सीख रहा है, तो अनकॉन्शियस उसका माइंड रहता है। बात समझ में आ रही है? अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है वो, कि उसको बातें समझ में आ रही है, वो कॉन्शियस नहीं है, अवेयर नहीं है उस चीज़ से, लेकिन वो सीख रहा है। कॉन्शियस में क्या है, उसको पता है। जब आप लर्निंग करने जाओगे तो आपको बताया जाता है भाई इसका मीनिंग ये है। कॉन्शियस प्रोसेस में सचेत रहता है वो, चेतन और अचेतन। कॉन्शियस मतलब चेतन या सचेत रहता है बच्चा, उसको पता होता है कि भाई आपको ये चीज़ सिखाई जा रही है, कॉन्शियस रहो, ठीक है। और अनकॉन्शियस मतलब जो मैंने क्या बोला, 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो, उसका एक्विजिशन बहुत फास्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। उस प्रोसेस में आप खुद से ऑब्जर्व करना कि बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। सेकंड, स्टेबल, स्थिर ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन। जैसे मैंने बोला, जो अधिग्रहण करता है बच्चा, जो अपनाता है किसी भाषा को, जो अपनी मातृभाषा को वो अपना रहा है, तो वो स्थिर मतलब कि वो अपने अपने अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें चलता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको एक दिन तो आपने उसको सिंपल सेंटेंस दिया कि आज तो हम बच्चे के आसपास थोड़े ऐसे सेंटेंस बोलेंगे जो कठिन ना हो, 2 शब्द ना हो, 3 शब्द ना हो, ऐसा नहीं है। बच्चा क्या होता है कि वो चाहे 2 शब्द हो, कभी कभी 3 शब्द हो, वो खुद से हो जाता है, बस स्थिर होता है। कभी 2 बोल दिए, कभी 3 बोल दिए। स्टार्टिंग में वो कोशिश करता है बोलने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2 ही बोल रहा है, 3 बोल रहा है, नहीं। लेकिन जब वो लर्निंग करेगा किसी भाषा की स्कूल में जाके, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सबसे पहले उसको आसान चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स, एक ऑर्डर होता है लर्निंग का कि भाई आपको पहले ये पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है, ठीक है। तो एक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में सेम चीज़ें, इंग्लिश फर्स्ट क्लास में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी। क्यों है वो? क्योंकि उसको धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जा रही हैं। 12th में भी इंग्लिश है, अब पहली क्लास में क्यों पूरा नहीं सिखा देते? तो एक क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, वो एक रिलेटिवली स्लो होता है। लेकिन एक्विजिशन में अब हिंदी जब सिखाते हो तो ऐसा नहीं है, आप कोई बच्चा या छोटा बच्चा है तो उसके आप कोई रिलेटिव आया है तो वो कुछ भी बोल देता है, ऐसा नहीं है। वो सेंटेंसेस कुछ भी, वो कैसी भी बातें वो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सीखता रहता है। अब अगर हमें किसी भाषा को अपनाना है तो क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट उसको मिलता है, हिंदी का उसको इन्वायरमेंट मिलता है, सब लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी सीखेगा। अगर आप उसको ऐसे माहौल में डालो जहाँ पर सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश सीखेगा। तो एक्विजिशन, अधिग्रहण करने के लिए, किसी भी भाषा को अपनाने के लिए आपको इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो भाषा सीख जाओगे। तो मातृभाषा जो होती है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है, बच्चा उसको सीख जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उस समय उसको, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पता है ना कि वो प्रैक्टिकल मतलब वो बस जो आउटपुट है, जो वो कोई भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसको वो करने की कोशिश करता है, प्रैक्टिकल फोकस होता है। लेकिन लर्निंग में क्या होता है, मैंने क्या बोला, रिलेटिवली स्लो होता है, फॉर्मल मैनर होता है, बच्चा कॉन्शियस होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको सिखाते हैं, पहले ये सिखाना है फिर वो सिखाना है,
सब चीज़ें। एक क्या होता है, ऑर्डर होता है लर्निंग का। अब लर्निंग कितनी तरह की होती है? लर्निंग होती है 3 तरह की, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अब इन तीनों के बारे में आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। अब इन 3 टर्म को याद कर लो, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब जैसे यहाँ पर समझो, एक क्वेश्चन पूछा है, द लैंग्वेज विच इज़ लर्नड फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग। अब क्या पूछा है? ऐसी भाषा जो सीखी जाती है फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर तो आपको पता है ना, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो सीखी जाती है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है। इसमें पूछा गया है, द लैंग्वेज विच इज़ लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज, क्या होगा वो? थर्ड लैंग्वेज होगी? नहीं। स्कूल लैंग्वेज नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको बच्चा इन्वायरमेंट से सीख लेता है, ठीक है। अब पूछा गया है, कौन सा पूछा है, इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग? पहली लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। क्या पहली लैंग्वेज जो होती है वो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है? अगर आप घर से अपनी मातृभाषा सीख के जा रहे हो स्कूल में, तो क्या जो वो मातृभाषा है आपको दूसरी भाषा सीखने में क्या इंटरफेयर करती है? नहीं। द फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, नो, ये रॉन्ग है। ट्रू पूछिए आपसे स्टेटमेंट। सेकेंड पूछा है, फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। हाँ, जो आप कुछ भी घर से सीख कर जाओगे, कुछ तो सीख के जा रहे हो ना स्कूल में, तो वहाँ आपको वो मदद करेगा। तो फर्स्ट जो लैंग्वेज, जो हमारी मातृभाषा होती है, जो नेटिव लैंग्वेज होती है, वो सपोर्ट करती है द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज मतलब इन द सेंस इंडिया के अंदर इंग्लिश क्या है, वो सेकेंड लैंग्वेज है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, लैंग्वेज लर्निंग हैज़ नथिंग टू डू विद कॉन्टेंट लर्निंग। एवरी लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मीनिंग भी आपको बताऊंगा आगे, जो पार्ट सेकंड हमारा आएगा उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लैंग्वेज की, तब आपको चीज़ें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी इज़ राइट आंसर। ये वही चीज़ लिखी हुई है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एक IPA होता है, IPA, इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। देखो कैसे शब्द को बोलना है, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। जैसे एक वोविल नहीं होता, वाउल होता है। जैसे कॉन्सोनेंट और वोविल बोलते हैं ना, इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट है, 21 और 5, 21 हमारे कॉन्सोनेंट, 5 हमारे वोविल। वोविल नहीं, उसको वाउल प्रोनाउंस करते हैं। तो ये कौन बताता है कि किस शब्द को कैसे बोलना है? IPA के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। अभी IPA के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अब एक चीज़ समझ लो, द 44 फोनिम्स इन इंग्लिश। अब एक नया शब्द आपके सामने आया, फोनिम्स। फोनिम्स क्या है? अभी मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, सिमेंटिक्स, ठीक है। फोनीम्स क्या है, तो अभी चीज़ें बताऊंगा तो एक नई चीज़ समझोगे, थोड़ा सा अलग। द 44 फोनीम, देखो इंग्लिश के अंदर कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 होते हैं ना, लेकिन उनके साउंड 44 होते हैं कि शब्द को कैसे बोलना है। द 44 फोनीम्स। फोनीम्स क्या होता है? किसी भी भाषा में सबसे छोटा साउंड फोनीम कहलाता है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में सबसे छोटा साउंड क्या है? जो A है, B है, C है, वो सबसे छोटी ध्वनि है ना। द 44 फोनीम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 44 फोनीम होते हैं। डिस्पाइट देयर बीइंग जस्ट 26 लेटर्स, उसके अंदर 26 लेटर, लेकिन साउंड कितने हैं? 44 है। समझ में आ रहा है? अब आपका दूसरा होमवर्क ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ढूंढना है कि 44 फोनिम्स है ना, मतलब साउंड है ना 26, तो आपको बताना है कॉन्सोनेंट के कितने होते हैं और वाउल के कितने होते हैं, ठीक है। टोटल मुझे पता, टोटल तो 44 है, लेकिन अलग अलग कितने कितने होते हैं, ये आपका होमवर्क है। तो फोनीम एक नया शब्द है, तो मैं आपको बता देता हूँ फोनीम्स क्या होता है। तो अ फोनीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड फिर से सुनो, सबसे छोटी इकाई साउंड की, दैट मे कोज अ चेंज ऑफ मीनिंग विद इन अ लैंग्वेज बट डजेंट हैव मीनिंग बाय इटसेल्फ। जैसे A है, B है, C है, साउंड है ना, सबसे छोटा साउंड है ये, उसको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। वो मीनिंग, उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब वो किसी के साथ जुड़ जाता है उसका मीनिंग बन जाता है। तो समझ में आया? IPA में आपको बता रहा था, IPA जो बताता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन,
1999 में। ये बताता है कि शब्द को कैसे बोलना है, ठीक है। IPO का मतलब क्या होता है, IPA का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेज के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, 5 होते हैं। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो ना फोनोलॉजी, इसी से क्या बना है, फोनीम्स। अभी पढ़ा था ना फोनीम्स, कितने होते हैं फोनीम्स, 44 फोनीम्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। 26 तो लेटर हैं, लेकिन उसके साउंड कितने हैं, 44। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में वाउल के कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट के कितने होते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 दिख रहे हैं। तो लैंग्वेज इज डिवाइडेड इंटू 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स। फिर इसको और ब्रेक करेंगे तो 5 बन जाते हैं। वैसे जब हम लैंग्वेज को डिवाइड करेंगे तो 3 कंपोनेंट्स है। पहला फॉर्म है, दूसरा कंटेंट है, तीसरा यूज़ है। फॉर्म के अंदर क्या क्या आता है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स। कंटेंट के अंदर सिमेंटिक्स और यूज़ के अंदर प्रैग्मेटिक। इसको ध्यान रखना। इसको और थोड़ा सा ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। 5 कंपोनेंट्स की वो नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक चीज़, 5 कंपोनेंट है। पहले तो उसको 3 में डिवाइड कर दिया। फॉर्म के 3 होते हैं, कंटेंट का 1 होता है, यूज़ का 1 होता है। इसको अच्छे से समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। अभी मैं एक क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स को थोड़ा जान लेते हैं कैसे एग्ज़ाम में आएगा। इसको समझो पहले। यहाँ पर देखो, फोनिम्स तो सबसे, इस सर्कल के सबसे सेकंड वाले में देखो क्या लिखा है, फोनिम्स। फोनिम्स तो आपको समझ में आया ना, साउंड की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा साउंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फोनिम्स कहलाता है। कितने, 44 होते हैं। अब इसी के साइड में आप देखो जो ब्लू वाला सर्कल सेकंड नंबर है, फोनोलॉजी लिखा है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी किस चीज़ की स्टडी, स्टडी मतलब कि साउंड की स्टडी। तो जब हम साउंड की स्टडी करते हैं तो उसको फोनोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो रही है। फ़ोन याद है, फ़ोन जब हम करते हैं तो बोलते हैं, साउंड निकलता है। तो ध्यान रखना, फोनोलॉजी मतलब साउंड। ये साउंड के बारे में स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, वो फोनोलॉजी होगी। अब उसके आगे एक ऊपर देखो मॉर्फोलॉजी लिखा है ना, मॉर्फोलॉजी। लॉजी उसमें भी स्टडी है। किसकी स्टडी है वो हम देखेंगे अभी। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है, फोनिम्स बता दें, क्लियर हो गया। सबसे छोटा साउंड 44 होते हैं हमारे फोनिम्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। और फोनोलॉजी क्या है, स्टडी, साउंड का स्टडी। अब अगले सर्कल में चलो, सबसे आखिरी तो सेंटर है हमारा, फोनेटिक्स, स्पीच, साउंड। तो सेकंड हमारा क्या है, फोनोलॉजी और फोनिम्स। उसके आगे सर्कल में चलो, वर्ड्स दिया और मॉर्फोलॉजी दिया। तो हम आगे मॉर्फोलॉजी को समझने वाले हैं कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। पहली चीज़ तो ये, लॉजी तो का अर्थ तो आपको पता है ना कि लॉजी मतलब क्या होती है, स्टडी। अगर हम साउंड की स्टडी करेंगे क्या बोलेंगे, फोनोलॉजी। अगर हम वर्ड की स्टडी करेंगे, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि सबसे छोटा साउंड ABCD, इस तरह से। लेकिन मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी इज़ फोकस करता है वो किस पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ड्स। मतलब ये भी एक छोटी यूनिट है, लेकिन किसकी, वर्ड की। अब जैसे मैंने बोला कैट, CAT, कैट। तो कैट को अगर मैं और ब्रेक कर दूंगा तो वो CAT अलग अलग अल्फ़ाबेट बन जाएंगे, फिर तो वो फोनिम्स बन जाएंगे। लेकिन कैट एक छोटा है, उसको मैं और नहीं ब्रेक कर सकता हूँ। तो कैट क्या है, वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। मतलब सबसे छोटा, वर्ड का सबसे छोटा फॉर्म, शब्द का सबसे छोटा फॉर्म मॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। तो मोरफीम्स आर द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट पॉसिबल। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, वो मोरफीम्स हैं। जैसे फोनिम्स थे ना, ABC अल्फ़ाबेट, ऐसे मोरफीम्स क्या होता है, किसी शब्द का सबसे छोटा रूप। जैसे कैट, बैट, उससे छोटा नहीं कर सकते ना उसको, ना फिर वो अल्फ़ाबेट में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर हम शब्द के बारे में समझ रहे हैं, सबसे छोटे शब्दों के बारे में समझ रहे हैं, तो वो कौन सी लॉजी के अंदर आएगा, वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से सर्कल को देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे आखिरी, सब जो बीच वाला सेंटर है इसका, उसको छोड़ के देखो जो ब्लू वाला है। फोनिम्स समझ में आया, ठीक है सर, समझ में आ गया। 44 फोनिम्स होते हैं। साउंड की स्टडी होती है तो फोनोलॉजी बोलते हैं। थोड़ा और आगे चलो, वर्ड्स दिया है, शब्द, सबसे छोटा शब्द कैट, तो वो किसके अंदर आएगा, उसको हम मॉर्फीन्स बोलेंगे। जैसे फोनिम्स बोल रहे हैं ना, उसको मॉर्फीन्स बोलेंगे। और वो मॉर्फोलॉजी मतलब वर्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब उसके आगे समझो क्या दिया है, फ्रेज एंड सेंटेंस। और आगे उसके वो सर्कल पूरा करोगे क्या है, सिंटेक्स आया, सिंटेक्स। अब सिंटेक्स के अंदर हम ग्रामर पढ़ते हैं, फ्रेज पढ़ते हैं, कौन सा कैसे सब्जेक्ट पहले लगाना है, वर्ब पहले लगाना है, क्या चीज़ करनी है, तो वो सिंटेक्स के अंदर आता है जब हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं।
देखो फोनोलॉजी तो मैंने आपको बता ही दिया। फोनोलॉजी एकदम से बता दोगे साउंड के बारे में। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज इन नेचुरल लैंग्वेजेस। तो फोनोलॉजी मतलब साउंड के बारे में, ठीक है। ये सर्कल फिर से देखो, फोनोलॉजी फोनिम्स, मॉर्फिन्स समझ में आया ना, सबसे छोटा वर्ड्स के बारे में पूछेगा तो मॉर्फिन। सिंटेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ध्यान से पढ़ो उसको। इट स्पेसिफाइज द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, क्लोजेस, सेंटेंसेस। फ्रेज दिया है, वर्ड्स की बात तो है, लेकिन इनटू जब हम शब्दों को ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रेज में, क्लोज में, सेंटेंस में, मतलब एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, वो ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन में दिया सिंटेक्स, कोहेशन, डिस्कोर्स, सिमेंटिक्स। क्लियर हो रही? तो सिमेंटिक्स के अंदर क्या होता है कि ग्रामर के रूल पढ़ते हैं, फ्रेज में वर्ड्स को जोड़ के फ्रेज बना देना, क्लोज, सेंटेंस। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है। खुद से देखो ना, सिंटेक्स वाले सर्कल में देखो क्या दिया है, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। किस में पढ़ोगे? सिंटेक्स में पढ़ोगे। एरर किस में पढ़ोगे? सिंटेक्स में पढ़ोगे। ग्रामर किस में सीखोगे? सिंटेक्स में सीखोगे। थोड़ा और आगे चलो, सिमेंटिक्स पे आ जाओ। सिमेंटिक्स क्या है उसको पहले पढ़ लो। लिटरेरी मीनिंग ऑफ फ्रेज एंड मीनिंग। अब वहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, किस में? हम सिंटेक्स में फॉर्म बना रहे हैं। लेकिन मीनिंग की अगर बात करते हैं, मीनिंग ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंस, लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेज, उसका मीनिंग क्या है, तो वो किसके अंदर आएगा? वो सिमेंटिक्स के अंदर आएगा। ये 5 ही होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, फोनिम्स, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स। एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग। मीनिंग की बात आ गई ना, अभी मैंने मीनिंग कहीं पर आपको बताया था ना। मीनिंग किस में पूछा जाता है? सिमेंटिक्स में। बिल्कुल पूछा जाता है, यही आंसर है इसका, सिमेंटिक्स। वो मीनिंग के बारे में बताता है, किसका? फ्रेज। फोनोलॉजी क्या है? साउंड के बारे में बता रहा है। सिंटेक्स क्या है? फ्रेज बनाना, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना फ्रेज में, क्लोज में, तो सिंटेक्स। अभी आखिरी वाला रहेगा प्रैग्मेटिक, इसको भी बताऊंगा अभी। तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस गोले को ध्यान रखो, सर्कल को ध्यान रखो। सबसे आखिरी में आ जाओ। सबसे आखिरी में क्या दिया है? सिमेंटिक मतलब क्या है? मीनिंग किसका? फ्रेज का, सेंटेंस का, लिटरेरी मीनिंग ऑफ फ्रेज एंड सेंटेंस। आखिरी में क्या दिया? प्रैग्मेटिक। सबसे आखिरी बचा है प्रैग्मेटिक। अब समझते हैं। अब इसका मतलब होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है यूज़, ठीक है। इसका मतलब होता है यूज़ करना। अब इसको देख लो, प्रैग्मेटिक के इधर क्या लिखा है? मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है कि जो प्रवचन है, प्रवचन मतलब जो हमारी स्पीच है, किसी शब्द का अलग मीनिंग है, किसी शब्द का अलग मीनिंग है, मतलब वो पूरा का पूरा यूज़ कैसे करना है हमें, पूरा सेंटेंसेस नहीं, पूरे पैराग्राफ में, पूरी अपनी स्पीच में कैसे इस्तेमाल करना है। तो यूज़ जहाँ शब्द होगा वो प्रैग्मेटिक होगा। वैसे मैं अगली क्लास में, या फिर जब ये क्लास एंड हो जाएगी हमारी, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो मैं आपको फिर इसके क्वेश्चंस कराऊंगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि फोनीम क्या है, फोनोलॉजी क्या है। अब आप थोड़े से इससे फैमिलियर होने लगे होंगे कि हाँ सर, हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ठीक है, लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकेंड लैंग्वेज क्या है, फिर इसको कैसे सीख सकते हैं, अधिगम क्या होता है, अधिग्रहण क्या होता है, ठीक है, कॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है। तो चीज़ें समझ में आ रही, कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारी, 22 भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। इंग्लिश के बारे में आपको बताया मैंने, ठीक है। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इट देन इज कॉल्ड। अभी आपको बोल रखा है कि ये आपको किसी एक चीज़ के बारे में बोल रहा है कि वो एक्विजिशन है या लर्निंग है। आपको प्रैक्टिस बोल रहा है, वो तो लर्निंग होता है, एक्विजिशन नहीं होता है। एक्विजिशन तो नेचुरली होता है, आप सीख जाते हो उसमें, वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर होती है। रेसिटेशन एक शब्द है, उसको याद कर लो। रेसिटेशन का मतलब और एरुडिशन का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, ठीक है। एक चीज़ और पूछिए आप, समझ में है? आप इसको 2 सेगमेंट में याद रखोगे। सर ने स्टार्टिंग में, अगर आप इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद कॉपी में अपने नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। कॉपी में नोट्स बनाओ अपने, जो मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ, चैप्टर का नाम डाल लो, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, तो बैठ के सोचना कि सर जब क्लास लेक्चर स्टार्ट हुआ सर ने किस चीज़ के बारे में बताया। तो आप अगर खुद से ही चीज़ों को, एक खाली पेपर लिखो, ले लो खाली पेपर, उस पर आप लिखने की कोशिश करो कि सर ने शुरुआत में ये बोला, फिर ये बोला, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, चीज़ को रिकॉलिंग कर रहे हो आप, ठीक है।
कि सर ने हमें क्या कराया था। तो अगर आप ये अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल को आप थोड़ा इम्प्रूव कर पाओगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। ठीक है, अब इसमें एक नया शब्द निकल कर आया, इसके बारे में वैसे हम कल डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, जब हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लैंग्वेज की। वैसे मैं इसको बता देता हूँ, इसमें पूछा है लर्निंग इज़ आर्बिट्रेरी मीन्स, कि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेरी इसको हिंदी में बोलते हैं कि मनचाहा, कि जब हम किसी शब्द को, वही शब्द क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि जब हम लैपटॉप के बारे में मैं बात करता हूँ तो मेरे माइंड के अंदर लैपटॉप की पिक्चर बन जाएगी। ठीक है, अगर सपोज़ करो कि कभी जैसे कार है, तो कार फिर मेरी पिक्चर बन जाती है मेरे माइंड के अंदर कि कार है तो कार। ठीक है, अगर सपोज़ करो कि कार का जो नाम है ना, वो स्टार्टिंग से ही हमें लोग पेन बताते कि जो कार है उसका नाम कार नहीं, उसका मतलब पेन। अगर पहले से वो प्रथा चली आ रही है कि हम कार को पेन बोल रहे हैं, तो आज हमें थोड़ा सा ऑड नहीं लगता। तो वो इसका आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर होगा कि देयर इज़ नो इनहेरिटेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। भाई जो चीज़ है उसका, जैसे बॉटल को बॉटल कह रहे हैं, अगर हम उसको पहले से कुछ और बोलते तो फिर उसका मतलब कुछ और होता, तो कोई रिलेशन नहीं है उस शब्द के बारे में और उसका मीनिंग के बारे में। तो देयर इज़ नो इनहेरिटेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। समझ में, आर्बिट्रेटरी का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको मनचाहा, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस। हमने चॉइस कर लिया, हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है मैं इसका नाम बॉटल रख रहा हूँ, मैं इसका नाम कार रख रहा हूँ, तो वो क्या है, मनचाहा है, आर्बिट्रेरी है, उसको बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम्स रेदर देन एनी रीज़न। इसका कोई रीज़न नहीं है कि इसका नाम बॉटल ही क्यों रखा। वैसे सब कह देते हैं कि हाँ मैं इसका नाम ऐसे रख रहा हूँ, लेकिन वो उसकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, एनी रीज़न और सिस्टम नहीं है, कोई कुछ भी रख सकता कोई नाम, तो उसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं। अब ये जो है आपके लिए होमवर्क है, आपको कुछ मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं और इसका आंसर मुझे बताओगे। अगली क्लास में हम इनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जा रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट को जो क्लास 4th का है उसको प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग में, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्फेसिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, क्या उसको बोलेंगे। तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। नहीं पता तो गूगल पे सर्च करो, किसी किताब में ढूंढो, जब आप ढूंढोगे तो पता चलेगा। एग्ज़ाम में डिसलेक्सिया आ सकता है, सपोज़ करो उसका आंसर तो एक होगा ना, लेकिन तीनों के मतलब भी ढूंढो। बात समझ में आ रही है। तो ये चैप्टर हमारा 40 मिनट का चैप्टर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार सोचना, नहीं है तो फिर से इसको पढ़ो, और जब अगली वीडियो आने से पहले तक इसको पूरा याद कर लो। 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे, फिर जब हम सारे चैप्टर हो जाएंगे फिर इसका प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। ग्रामर मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं की स्टार्टिंग में, क्योंकि ग्रामर आपको पहले से आती है, आपको नया सिखाना था पैडागोजी। वैसे ग्रामर की क्लासेस भी होंगी, और उसके लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि ग्रामर में क्या चीज़ शुरुआत करो आप। चलो ठीक है, सर ने हमें 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, 15 का तो ठीक है सर ने शुरुआत कर दी है कि 15, लेकिन जो 15 हमारे जो पैसेज के आएंगे या फिर ग्रामर के आएंगे वो कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पैसेज आने वाला है। प्रोज का पैसेज आएगा, 2 पैसेज आएंगे, प्रोज का और पोइट्री का। आप लिटरेरी टर्म्स जैसे सिमिली, मेटाफर, अलंकार पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो पोइम में पूछेगा ये जो इसमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि आपको पढ़ना क्या है, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, और जो पैराग्राफ आएगा, जो प्रोज का पैराग्राफ होगा, वो उसमें वो उसका मीनिंग आपसे पूछ सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, या फिर किसी शब्द को पूछ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो न्यूज़पेपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स आप याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एक लाइक करो, कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से सीख पाएँ। जो उनको भेजो जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं किसी को भी भेज दो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, यूपीटेट की, पैडागोजी पढ़ना चाहते हैं उनको भेज दो, क्योंकि वही फिर इसका क्या इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे इस वीडियो का। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।